गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आप सभी को पता है कल से इंग्लिश पेडागोजी की क्लास स्टार्ट हुई है ना। तो कल जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोग को पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना था, है ना। उसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो बचे हुए हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, और जो कल पढ़े हैं उसको एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेंगे। शॉर्टली करेंगे क्योंकि आप लोग कल एकदम अच्छे से डिटेल पढ़े हुए हैं, है ना। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी जल्दी जल्दी जुड़ सकें। प्रतिदिन 9 बजे आप लोग आ जाइएगा, लाइव क्लास होगा ही डेली बेसिस पे। ट्राई करेंगे कि डेली ही क्लास हो आप लोगों की, चाहे वो MCQ फॉर्म में हो या क्लास के फॉर्म में हो, ठीक है। और अगर जो नए हैं, जो शिक्षक भर्ती का बैच ज्वाइन नहीं करना किए हैं, वो अगर करना चाहते हैं तो शिक्षक एवं सहायक शिक्षक और छात्रावास टॉपिक व टारगेट टेस्ट बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फीस स्ट्रक्चर या जो भी डिटेल जानना है उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप एंड कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्या देखे थे कल, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो कल आप लोग देखे थे कि कैसे हम लोग मातृभाषा से हम लोग सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उसके लिए शिक्षक को कौन कौन से सिद्धांत को जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे कि टीचिंग के समय हम सेकंड लैंग्वेज जब सिखा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या टीचिंग के समय सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो हमारे सामने जिसको यूज़ करते हैं, है ना। चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हैं उसको हम लोग को बार बार यूज़ करना चाहिए ऐसे वर्ड्स को। रेंज, बच्चे के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उस रेंज में हमको वर्ड यूज़ करना चाहिए, है ना। अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबल है उन चीज़ों का हमको मेंशन करना चाहिए, उनका उल्लेख करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। जैसे कि क्लास में या इस घर में जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे कि पेंसिल, शार्पनर, ये सब दिखा दिखा के, है ना, LCD TV, ये सारों का यूज़ करना चाहिए जो अवेलेबल है हमारे पास। और ऐसे वर्ड के यूज़ करना चाहिए जिसमें कवरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे वेजिटेबल बोलोगे तो वेजिटेबल के कितने सारे नाम हैं और कई टाइप्स के वेजिटेबल्स होते हैं ना। आप लोग बच्चों को वर्क भी दे सकते हो कि आप लोग वेजिटेबल्स का नाम लिख के आना घर से, अपने पेरेंट्स से पूछना जिनको आता, मतलब नए नए वेजिटेबल्स का नाम होगा, उसमें कई सारे वेजिटेबल्स, कई वर्ड सीख जाएंगे इससे बच्चे लोग, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। टीचेबिलिटी है ना। तो जैसे कि हम लोग कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डायग्राम दिखा देते हैं, या डायग्राम हमारे पास मान लो कुछ बोर्ड अवेलेबल है, हम लोग ब्लैक बोर्ड में ही ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे कि हट है, हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है। अब बच्चे को हट बताएंगे, हट वो क्या इमेजिन करेगा कोई पता नहीं है ना। इसलिए हम उनको बता देंगे कि जो ऐसा झोपड़ी बना रहता है, ठीक है, ये क्या है, हट है करके, तो वो जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये है, इसको आप लोग कल पढ़ ली हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है। और है एक लर्न एबिलिटी, ठीक है, लर्न एबिलिटी, तो ये सिद्धांत हैं जिसको हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या देखे हैं, फ्रीक्वेंसी, रेंज, अवेलेबिलिटी, ठीक है, लर्निंग एबिलिटी, और एक क्या था, टीच एबिलिटी, ठीक है। ये 6 सिद्धांत हैं जिनका यूज़फुल टीचिंग मटेरियल के सिलेक्शन पर बल देते हैं। मतलब हम जब भी लैंग्वेज टीचिंग करा रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा बच्चों पे। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, और क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ क्या है, ग्रेडेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। इसमें आप लोग कल पढ़े हो तो मैं इसको शॉर्टली में ही बता रही हूँ, है ना, शॉर्टली बता रही हूँ रिवाइज के तरीके, ताकि आप लोग कल जो भी याद पढ़े हो वो आपको याद हो जाएगा, है ना, एक बार। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडर मतलब जो भी हमारे पास मैटर है उसको हम लोग कितने सरल तरीके से सामने में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जितने आसान तरीके से हम बच्चों को बताएंगे वो उतना ही जल्दी सीखेंगे,
ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। और ग्रेडेशन के अंतर्गत ही हम लोग क्या दो प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, और एक प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। तो ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, ग्रुपिंग चार टाइप से कर सकते हैं। पहला है एक हम लोग का साउंड के आधार पर, साउंड के आधार पर ग्रुपिंग करेंगे, उसको क्या कहलाती है, वो फोनेटिक ग्रुपिंग। उसमें सेम साउंड के वर्ड जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब, इससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। काउ, हाउ, नाउ, मतलब 3 वर्ड इजीली सीख गए। ओ डब्ल्यू सब में है आओ, इसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन करना भी सिखा सकते हैं। आओ, इसका क्या होता है आओ, तो सी लगे तो काउ हो गया, एच हो गया तो हाउ हो गया, एन है तो नाउ हो गया। इससे बच्चे प्रोनाउंसिएशन करना भी इजीली सीखेंगे। राइट, इसमें आइट 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 आएगा आपका, राइट फाइट हाइट, ठीक है। तो उनको इतना समझ में है कि IGST का मीनिंग क्या हो जाता है, आइट। तो उसमें अब वो जो भी वर्ड आएंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसको लोग प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे खुद से, है ना। वो प्रयास करेंगे कि नहीं ये राइट फाइट हाइट है, तो आइट 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 में वो क्या समझेंगे। जो राइमिंग वर्ड्स है ना, इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमको ग्रुपिंग करना है साउंड के आधार पे। ऐसे ही लेक्सिकल ग्रुपिंग करनी है, जैसे कि सारे फ्रूट्स कॉन्टेक्स्ट फ्रूट के अंतर्गत हम क्या क्या उन लोग को पढ़ा सकते हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, ये कवरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। ये सब के बारे में बता सकते हैं। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग मतलब जो हम लोग का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दे गो, शी प्लेज, आई जंप, यू ईट, ये सारे आते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं। और मीनिंग के आधार पर, मीनिंग मतलब जब मीनिंग सेम सेम रहेगा, वो सारे वर्ड्स को एक साथ रखेंगे हम लोग, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सिमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सिमेटिक। जैसे चार्मिंग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इंचेंटिंग हो, इनका मीनिंग क्या होता है, बहुत अच्छा, है ना। ब्यूटीफुल मतलब बहुत, चार्मिंग मतलब, तो ये सेम टाइप के वर्ड्स हैं। इसको भी हम लोग एक साथ रखेंगे तो उनको समझने में आसानी होगी कि ये सारे इनका मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग के आधार पे। तो ये हम लोग देखिए ग्रुपिंग कैसे किए हैं, एक तो फोनेटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल, और एक ग्रुपिंग ऑफ सिमेटिक किए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग मतलब सीक्वेंस में करना। जैसे ग्रामेटिकल सीक्वेंस में होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप लोग कल अच्छे से पढ़े हो ना डिटेल में, तो मैं शॉर्ट में ही करती हूँ ताकि हम लोग का जो नए आज के प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग जल्दी कवर कर सकें। फिर क्या है, ग्रामेटिकल सीक्वेंस है, लेक्सिकल सीक्वेंस है। और जैसे कि लेक्सिकल मतलब जैसे कि हम जब भी नाइदर का यूज़ करते हैं हमेशा नॉर आता ही है, नाइदर का नॉर के साथ यूज़ करते हैं, आइदर का और के साथ यूज़ करते हैं, हमेशा ही आता है। इसी को क्या कहते हैं, ताकि बच्चे को पता भी रहे ना, जहाँ पे आइदर आया वहाँ पे और आएगा, नाइदर में नॉर आएगा, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, लेक्सिकल सीक्वेंस कहते हैं। और सिमेटिक सीक्वेंस मतलब मीनिंग के आधार पे जो हम लोग सीक्वेंस में रखेंगे उसको क्या कहते हैं, सिमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब कितने अच्छे से हम पार्ट को प्रेजेंट कर पा रहे हैं बच्चों के सामने, वो होता है। मतलब एक प्रॉपर मैनर में हमको क्या करना है, उनके सामने प्रेजेंट करना रहता है, ठीक है। और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के हम उनको सामने प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, उसको जल्दी कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टीचिंग, अर्थात जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जैसा भी हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इनफैक्ट देखो जब प्राइमरी क्लासेस में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर जो बोल दिया मतलब वो मान लेता है, चाहे वो अगर टीचर गलती से भी कुछ गलत बता दिया, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ गई, मतलब कहीं पे गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, लेकिन बच्चे को पता है कि मैडम यही बताई है या सर यही बताए हैं, तो वो उसी को ही मानेगा। अगर घर में या कोई भी बड़े उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो बोलेगा नहीं मेरी मैडम या मेरे सर ये बताए हैं मतलब यही अच्छा है, ठीक है। तो जब तक उसको टीचर करेक्ट नहीं करेगा, और टीचर के करेक्ट करने के बाद भी वो कई बार में ही सही प्रोनाउंसिएशन पे आएगा। इसीलिए जब बच्चों के सामने कुछ भी बोलते हैं वो जल्दी ही ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए हमको उनको एकदम सही सही, ताकि मतलब गलती से भी गलत मत हो, ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन, टोनेशन मतलब कहाँ पे हमको हाई पिच में बोलना है, कहाँ पे लो पिच में बोलना है ना। पॉज, स्ट्रेस, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन पर बल देता है। अभी आप लोग एक कमेंट कीजिएगा, अभी सभी लाइव कमेंट में ही, लाइव चैट में ही क्या करोगे, कमेंट करेंगे आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेशन मतलब जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं ना, ऑर्गन्स, इसमें आर्टिकुलेटर्स में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं सभी आप लोग कमेंट कीजिए लाइव चैट में, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास पसंद आएगी तो आप लोग लाइक करना है, ठीक है, और बताना कि आप लोग को कैसा लगा क्लास।
इसके बाद देते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन के थ्रू, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यह सिद्धांत स्टूडेंट को सब्जेक्ट की परफेक्ट जानकारी प्रोवाइड करती है। और प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, किस पर्पस से हम टीचिंग करा रहे हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है, कि वो एकेडमिक है, साइंटिफिक है या कमर्शियल पर्पस पे है वो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। ठीक है, तो इसी के लिए है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जब भी हम सेकेंड लैंग्वेज लर्न कराते हैं बच्चों को तो हमको उनको क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। अगर हम बच्चों को बैठा दिए हैं कि नहीं तुमको पढ़ना है पढ़ना पढ़ना, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। भले वो क्लास में बैठा रहेगा लेकिन वो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, क्लास से बाहर रहेगा। इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लैंग्वेज जब हम पढ़ा रहे हैं तो अराउजिंग टेक्निक, मतलब उसको जागरूक करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स, जो भी उद्देश्य है उसको हमको उनको क्लियर करना है। और इंसेंटिव टेक्निक्स, मतलब अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उनको प्रेज करना चाहिए, प्राइज़ देना चाहिए, ग्रेड्स देने चाहिए, ताकि उनको पता लगे, उनको उपलब्धि एज अ अचीवमेंट उनको कुछ मिले, तब वो क्या और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, फिर है लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़, मतलब हमको उनको लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। मतलब जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जो बच्चे को सिखा रहे हैं, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसका यूज़ करने के लिए हमको उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो कुछ भी अपने इमोशंस है कुछ भी को शेयर करे, कन्वे करे। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, बच्चों में फ्लुएंसी, मतलब एक अच्छा बोलेगा बच्चा, यूज़ करेगा, प्रैक्टिस होगा तो वो उसके लिए बेहतर होगा। तो इससे जो सेकंड लैंग्वेज है वो सीखने में आसानी होगी। ठीक है, फिर है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन के माध्यम से भी क्या करते हैं बच्चे, फॉरेन लैंग्वेज हो सेकंड लैंग्वेज सबको इजीली सीखते हैं। तो नई हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं, इसको एक बार आप लोग वैसे कल पढ़े होंगे लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं रिवीजन है तो इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ठीक है, प्राकृतिक तरीके से जैसे बच्चा सीखता है ना, जब भी वो कोई सा भी भाषा सीखता है तो वो LSRW को फॉलो करके ही सीखता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें भी हमको लाना है जब सेकंड लैंग्वेज भी वो सीख रहा है तो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब जब तक बच्चे में इंटरेस्ट नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा। अभी हम लोग देखें ना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ना। जब तक खुद मोटिवेट नहीं होगा, खुद इंटरेस्ट नहीं लाएगा, तब तक बच्चा नहीं सीखता है। इसीलिए अब उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से विभिन्न एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। विषय वस्तु, जैसे कुछ भी चीज़ है, विषय वस्तु है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ से जोड़ के उनको दिखाएं, रिप्रेजेंट करें, ताकि उनमें और इंटरेस्ट आए, क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चा जब तक इंटरेस्ट लेगा तो वो आसानी से अपना एफर्ट्स डालेगा, तो वो किसी भी चीज़ को सीखना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब खुद बच्चे अपने एफर्ट्स डालेंगे तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा और इससे वो सेकेंड लैंग्वेज बहुत जल्द सीख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस वही है, जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे हैबिट में आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम एक मतलब जल्दी से सीख जाएंगे। फिर है मल्टीपल लाइन अप्रोच। मल्टीपल लाइन अप्रोच में क्या क्या 8 अप्रोच देखे थे आप लोग। सोशल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कन्वर्सेशन अप्रोच, कल्चरल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड ओरल अप्रोच। इतना आप लोग कल पढ़ चुके थे, है ना। इसके बाद आज का हम लोग क्लास देखेंगे कि आज हम इतना पढ़ रहे थे, तो मैं इसको शॉर्टली में ही जल्दी जल्दी एक्सप्लेन क्यों, क्योंकि आप लोग कल अच्छे से पढ़े ही हो। तो आज अब हम लोग पूरा पढ़ेंगे और जितने भी बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं उसको। तो आप लोग को अभी तक अगर पसंद आ रहा है क्लास तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप में भी आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई जो नए होंगे, अगर वो शिक्षक भर्ती टेस्ट बैच है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाले नंबर पे 75 83 86 44 61 पे टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप एक बार जानकारी ले लीजिएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग आगे का जो क्लास था, अभी तक तो रिवीजन ही किए हैं, आगे का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलो, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, मतलब हमको क्या करना है, बच्चों को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्या होता है, तो बच्चे को
इन्वामेंट, देखो बच्चा कुछ भी सीखता है तो उसके लिए इन्वामेंट क्या करता है, बहुत प्रभावित करता है बच्चों को, है ना। तो जब हम बच्चों को ऐसा इन्वामेंट देंगे कि वो कुछ भी सिखा रहे हैं, हम उसको वर्ड्स सिखा रहे हैं, उसका यूज़ करने का हमको उनको एनवायरनमेंट देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। एक सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाते समय शिक्षक को स्टूडेंट्स के लिए भाषा को सुनने और उचित सिचुएशन में इसका प्रयोग करने के लिए क्लास के अंदर व बाहर मीनिंगफुल सिचुएशन उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आज क्लास में जो भी पढ़े हैं, है ना, उसका हम यूज़ भी बताएंगे बच्चे को, कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो अब उसको हम लोग क्लास में ही ऐसा कुछ सिचुएशन बनाएंगे, जैसे पानी लाना है तो उसको इसको यहाँ से यहाँ रखने के लिए बोलूँगी, या तो बच्चे क्या करेंगे, उसको बोलने का प्रयास करेंगे, मतलब हम उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और पढ़ने का माहौल भी होना चाहिए, जैसे कि कहीं आवाज़ गाना वाना नहीं बजना चाहिए वहाँ पे। इन्वायरमेंट, जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए, और जब वो पढ़ लिया है तो उसके बाद हमको यूज़ करने के लिए ऐसा सिचुएशन भी बनाना चाहिए। इसी को कहते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। मतलब अब हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम अपने लाइफ से कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखना। तो विषय वस्तु को लाइफ के साथ जोड़ना किसी भी टीचिंग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। भाषा दैनिक जीवन में, चाहे क्लास हो, रूम हो, हाउस हो, प्ले फील्ड हो या मार्केट हो, उपयोग की जाती है। आप कहीं भी जाते हो, हर जगह आप भाषा का ही प्रयोग करते हो। अपना कोई भी थॉट है, जो भी विचार है, उसको अभिव्यक्त करना है तो आप भाषा के माध्यम से ही करते हो। ठीक है, तो क्लास में इंग्लिश टीचर का कार्य शब्दों और वाक्यों के मीनिंग को कन्वे करने के लिए रियल क्लासरूम की स्थिति को उत्पन्न करना चाहिए। तो क्लास टीचर क्या करता है, जो भी इंग्लिश टीचर है, यहाँ पे इंग्लिश टीचर का कार्य क्या है कि जो शब्द और वाक्य के मीनिंग है उसको कन्वे करने के लिए वो एक क्लासरूम की स्थिति को उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, यह स्टूडेंट को सीखे हुए लैंग्वेज स्ट्रक्चर को उनकी दैनिक जीवन में उपयोग करने में सहायता करता है। ठीक है, तो जो भी आप स्ट्रक्चर मतलब सीखेंगे उसको हमको दैनिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। ठीक है, तो लैंग्वेज टीचर को लैंग्वेज के सभी गुण जैसे ग्रहणशीलता, उपयोगिता पर समान या अनुपातिक सिद्धांत देना चाहिए। मतलब बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो एक प्रोपोर्शन में, एक अनुपात में ही हमको सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन का सिलेबस है उसको आज ही बता देते हैं, है ना। इससे बच्चा क्या करता है, ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको उतना ही देन बच्चों को डिलीवर करना चाहिए जितना वो ग्रहण कर पाए और उसका उपयोग कर पाए। इस पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ग्रहणशीलता और उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना हम वो ग्रहण कर रहे हैं उसका यूज़ भी कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रहण तो वो 80% या 100% ही कर रहे हैं लेकिन उसका यूज़ 10% भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जितना ग्रहण करते हैं उतना उपयोग करें, ये प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताई थी कि जब टीचर कुछ भी बोल देता है ना, गलती से भी अगर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया तब भी बच्चा उसको सीख जाएगा, है ना। इसीलिए हमको एकदम एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। एक्यूरेसी का मीनिंग उचित या बिल्कुल सही वर्ड्स का उपयोग करना है। एक करेक्ट वर्ड वह है जो अपने अर्थ को उस कॉन्टेक्स्ट में दर्शाता है जिससे हम करना चाहते हैं। प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, इंटोनेशन, स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेशन की शुद्धता को करेक्टनेस कहते हैं। कल की क्लास में भी आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हो, है ना। आज मैं रिवीजन भी कराई हूँ। ठीक है, तो क्या क्या करेक्टनेस को, शुद्धता को करेक्टनेस कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, इंटोनेशन, स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेशन, इस पर हम लोग को एकदम अच्छे से ध्यान देना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, इंटोनेशन का भी यूज़ बच्चों को बताना चाहिए। कहाँ पे हम हाई पिच का यूज़ करते हैं, कहाँ पे लो पिच का यूज़ करते हैं ना। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये क्या है, रीइंफोर्समेंट भाषा के अर्जन की एक प्रक्रिया को स्ट्रांग बनाता है। जैसे कि आप ही लोग हैं जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करते हैं तो हमको कोई बोल देता है ये तो बहुत अच्छा है ना, तो आप लोग खुद स्ट्रांग होते हो, आप लोग को इसको करने की और इच्छा जागृत होती है। तो इसी
तो ऐसा ही हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा कुछ शब्द पापा, बाबा, मामा आदि बोलता है, यदि उसकी साउंड्स और अल्ट्रेंस, मतलब वही आवाज़ ही है, अल्ट्रेंस का मतलब ही क्या होता है, जब वो बोलता है उसको कहते हैं, को माता पिता या पारिवारिक सदस्य के द्वारा रेनफोर्समेंट किया जाता है या वे उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह बाद में इन साउंड्स और अटरेंस को दोहराता है। इस तरह वह लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखता है। जैसे बच्चा कुछ भी बोलता है, नया वर्ड है ना, जैसे पापा बोला, मामा, तो आप लोग भी बोलते हैं अच्छा पापा पापा ऐसा करके, तो बच्चा क्या करता है, उसको खुशी होती है, वो स्ट्रांग बनता है कि मेरा ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी, तो बच्चा उसको और बार बार दोहराता है, तो इससे वो धीरे धीरे क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। तो हमको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सब आप लोग भली भांति परिचित हैं, है ना, लर्निंग बाय डूइंग से करके सीखना। तो देखते हैं, लैंग्वेज पढ़ाने का मेन फोकस 4 कौशल क्या है, 4 कौशल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को डेवलप करने से होता है। देखो, जब हम लोग लैंग्वेज, कोई सा भी लैंग्वेज सीखते हैं, जो हम लोग का मातृभाषा है उसको भी हम इसी क्रम में सीखते हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इसको भी हमको डेवलप कराना चाहिए। जब सेकंड लैंग्वेज भी सीख रहे हैं तो हम लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से ही लैंग्वेज को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, सेकंड लैंग्वेज को भी। प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, आप बताइए, आप मतलब जब बच्चा छोटा भी रहता है वो भाषा अर्जन करता है, एक्विजिशन करता है, तब भी जब वो सुनकर ही भाषा सीखता है ना, बोलना सीखता है, जो भी है, तो पहले वो सुनता ही है। तो इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी देखते हैं। स्पोकन लैंग्वेज आवाज़ पर निर्भर करती है और रिटन लैंग्वेज देखने पर, ठीक है। तो भाई आवाज़ है तो उसको हम सुनेंगे ही, और लिखा हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। किंतु लिखने वाले सिंबल्स को बोलने वाले सिंबल्स के साथ अटैच किए बिना लर्न करना मुश्किल है। अतः फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए आवाज़ को सुनना, इसको आवाज़ को सुनना और भाषा बोलने से प्रारंभ किया जाना चाहिए। आवाज़ को सुनकर ही हम क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, मतलब बच्चा जितना ज़्यादा सुनेगा वो उतना ज़्यादा बोलने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। लैंग्वेज सीखने के लिए भाषा की अभिरुचि आवश्यक है। लैंग्वेज एप्टीट्यूड के कुछ मुख्य कंपोनेंट्स हैं, लैंग्वेज एप्टीट्यूड के कुछ मुख्य कंपोनेंट्स हैं जिनको प्यूपिल्स में विकसित किया जाना चाहिए। ये कंपोनेंट है, एक पहला है फोनेटिक कोडिंग और सेकंड है ग्रामर, ठीक है। तो लैंग्वेज एप्टीट्यूड क्या है, 2, फोनेटिक कोडिंग मतलब साउंड को इस तरीके से कोड करने की क्षमता डेवलप की जाए कि इसे याद रखा जा सके, मतलब बच्चों को क्या है, फोनेटिक साउंड आएगा तभी वो क्या करता है, उच्चारण कर, मतलब कुछ भी लिखा है कम से कम उसको उच्चारण कर पाएगा। तो फोनेटिक साउंड मतलब फोनेटिक कोडिंग और ग्रामर, ये क्या है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड के 2 कंपोनेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। विदेशी भाषा सीखने में मदर टंग का उपयोग किया जा सकता है। कोई भी आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसको क्या कर सकते हो, आप मदर टंग के थ्रू सीख सकते हो। तो हमारा जो मदर टंग है वो हमारे सेकंड लैंग्वेज सीखने में भी है, काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का एक पर्पस छात्रों की वोकेबलरी में वृद्धि करना है। भाई इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, बच्चे को वोकेबलरी डेली नए नए वर्ड से उनको परिचित करा रहे हैं, है ना, डेली नए नए वर्ड से परिचित करा रहे हैं, तो बच्चा कई सारे वर्ड्स सीखेगा, और जितना ज़्यादा उसका वोकेबलरी इंक्रीज होगा वो उतना ही यूज़ कर, मतलब सेंटेंस बना पाएगा, वर्ड्स का यूज़ कर पाएगा। तो ऐसे ही देखना है कि हमको बच्चों को जब हम सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमको मेन फोकस वोकेबलरी पे ही करना चाहिए, क्योंकि जब वोकेबलरी है उसका, उसके पास शब्द ही रहेगा तभी तो बोलेगा बच्चा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी, तो ठीक है। तो वोकेबलरी भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक पैसिव वोकेबलरी होता है और एक एक्टिव वोकेबलरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब क्रिएटिविटी कर सकते हैं और एक्सप्रेशन, मतलब टीचर जैसे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाएगा उससे बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इंग्लिश शिक्षक को स्टूडेंट को उनके अपने तरीके से समझाना चाहिए ताकि वह
उसे सिखाई गई एक्सप्रेशन के समान न्यू एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सके और सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब लैंग्वेज सिखा रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी अभी अच्छी होनी चाहिए और एक्सप्रेशन भी ऐसा रहना चाहिए कि बच्चे को वो आकर्षित हो बच्चे उससे, ताकि उनको भी इंटरेस्ट आए सेकंड लैंग्वेज को सीखने में। अब सेकंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग हम किसके लिए कराते हैं? स्लो लर्नर्स के लिए, जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं उनके लिए रेमेडियल टीचिंग होता है। तो जो रेमेडियल टीचिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए हम क्या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत अपनाएंगे हमारे सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए? तो देखते हैं, धीरे सीखने वाले के लिए रेमेडियल टीचिंग आवश्यक है। अंग्रेजी शिक्षक को इस स्टेज में धीरे सीखने वाले विद्यार्थी को सिखाने के लिए साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना चाहिए। सीखने वाले सब्जेक्ट मैटर को एक सिंपल मैनर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे फॉलो कर सके और अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो हमको जो रेमेडियल टीचिंग वाले बच्चे तो ऑलरेडी स्लो लर्नर्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे सीखते हैं, तो हमको उनको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इसलिए हमको साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, और उनको जितने हम सिंपल मैनर में हम उनके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, हमको उतने ही सिंपल मैनर में प्रेजेंट करना है ताकि उनको ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो, है ना। ठीक है, तो ये होगा हमारे रेमेडियल टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो पढ़ाना और सीखना एक कोऑपरेटिंग एफर्ट है। इंग्लिश सिखाते समय शिक्षकों को स्टूडेंट्स के प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए। सिंपैथी क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि जब बच्चा को हम नया चीज़ सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उनके लिए वो एकदम नया हो गया है ना। तो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो हमको उसको सिंपैथी दिखाना चाहिए। हमको समझना चाहिए बच्चों की सिचुएशन को कि बच्चे के लिए ये नया है, तो वो धीरे धीरे करके ही सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार उनको वर्ड्स दे दिया और वो नहीं कर पा रहा है तो हम उनको डांट रहे, चिल्ला रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो सिंपैथी दिखाना चाहिए और उनके कार्यों को कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, वो जैसा करता है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसको हमको कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फास्ट पढ़ो, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कोऑपरेट करते हुए चलना चाहिए। तो टीचर का सहयोग पाकर विद्यार्थी बिना किसी प्रॉब्लम के सब्जेक्ट मैटर को इजीली से सीख सकते हैं। तो जब टीचर भी कोऑपरेट करेगा, बच्चा भी कोऑपरेट करेगा, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के लर्नर्स हो सकते हैं। जैसे कि हम अभी देखें, स्लो लर्नर्स होते हैं, फास्ट लर्नर्स होते हैं। कई बच्चे एकदम अच्छे से सीखते हैं और कई धीरे धीरे सीखते हैं। तो दोनों के लिए हमको एक ही टेक्निक पढ़ाने के लिए सेपरेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा धीरे सीख रहा है उसको उसके अनुसार हमको आगे बढ़ाना है, और जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको और आगे लेके जाना है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्लो लर्नर्स हैं उनको हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो वो सीख ही नहीं पाएगा, उसके मतलब कुछ ही नहीं, वो रिसीव कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, जो हम बताएंगे उसको। लेकिन और जो वहाँ पे जो हाई लर्नर्स हैं, ये जो फास्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए वो कम है, उनको ऑलरेडी वो आएगा, तो वो तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको दोनों के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षक को हाई और स्लो लर्नर्स को रिकॉग्नाइज, पहले तो हमको पहचानना है कि कौन बच्चा क्या करता है, स्लो लर्नर्स और कौन नहीं है। तो उस पहले पहचान लेंगे, उसके बाद सेपरेट मेथड अप्लाई करने चाहिए। उसे लर्नर्स को दोनों समूह की प्रधानता देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे स्लो हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं करना, हमको दोनों को साथ में लेके सभी बच्चों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हो गए। आप लोग बताइए आप लोग को क्लास कैसा लगा। उसके बाद MCQ क्लास भी होगी। ठीक है, और जो भी नए हैं, जो टेस्ट बैच ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, इस दिए गए नंबर पे। तो ठीक है, आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, चलो बाय बाय।